चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और आज कराएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 21B सबसे पहली प्रॉब्लम है आज की, एससी शर्मा इनोवेशन। 21B 21B वैसे तो आपसे हो जाता, लेकिन इन्होंने गुडविल अकाउंट को रेज कर रखा है और राइट ऑफ कर रखा है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन को देख के प्रॉब्लम हुई है, वैसे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना होती शायद। हैंड रेस करके पूछो बेटा। अंशिका रेज योर हैंड। हाँ बोलो बेटा। सर राइट ऑफ तो आता है, पर रेज में क्या रेज राइट एंट्री ऑफ होगी? दोनों ही नहीं करने आपको। जो गुडविल वैल्यूड है उसका एक ही ट्रीटमेंट है, आपको गेन सेक्रीफाइस फाइंड करना है और उसी में उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। और जो गुडविल ओल्ड है, ओल्ड जिसे बोलते हैं ऑलरेडी अपीयर्ड, सिर्फ इसको राइट ऑफ करते हैं, वो भी ओल्ड रेशो। इसको तो राइट ऑफ कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि हम रेज ही नहीं कर रहे हैं उसको। तो गुडविल के दो ही ट्रीटमेंट है, जो 21B में ट्रीटमेंट यूज कर रखा है वो ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, आपको यही वाला ट्रीटमेंट करना है वैल्यूड गुडविल। हो जाएगा बेटा? हाँ जी सर, ओके। ठीक है, सी में बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि सी तो नॉर्मल लग रहा है मुझे। एबीसी का पुराना रेशो था 5:2 और अब हो गया 1:1। सेक्रीफाई और न्यू निकालो और गुडविल के मल्टीप्लाई करके यही आएगा आपके एंट्री, गेन और डेबिट सेक्रीफाई वाला क्रेडिट। बी डेबिट टू ए और सी का आएगा बी डेबिट टू ए। सी का 0 आएगा क्या? लगता तो है नहीं। अच्छा अच्छा, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अच्छा सी कहता है अनचेंज। हाँ इसमें रेशो का चक्कर है, रेशो का चक्कर है। ठीक है, ए बी सी पहले था 5:3:2, अब क्या है? ए बी 1:1 है और सी कह रहा है अनचेंज। अनचेंज का मतलब जो सी का पहले था अब भी वही है। कितना है? 2/5। तो हमें न्यू रेशियो तो पता ही नहीं चला अब तक। न्यू रेशियो तो वो होगा जो ए बी सी तीनों का होगा, हमें तो ए और बी का पता है और सी का अनचेंज है। तो सी का अगर 2/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? अगर मैं सी को उसका 2/5 दे दूं तो टोटल शेयर फ्रैक्शन के हिसाब से होता है 1। सी को उसका मैं शेयर दे देता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? 3/5 बचेगा। इस रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई ए और बी में कर देंगे। ये किस लॉजिक से हुआ देखो मेरे पास। ये टोटल शेयर है एबीसी का नई फर्म में, नई फर्म में एबीसी का टोटल शेयर है। हमें सी का तो पता है कि सी का हिस्सा 2/5 है, और जो बचा हुआ है सी को देने के बाद जो बचेगा उसे ए और बी इक्वल बांट लेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि सी को देने के बाद कितना बचेगा? 3/5 बचेगा, उसे ए और बी इक्वल बांट लेंगे। ए का न्यू शेयर क्या होगा? जो रिमेनिंग बचा है 3/5 उसको आधा ए ने ले लिया और आधा बी ने ले लिया। ये ए का, ये बी का, ये न्यू शेयर आ गया और सी का न्यू शेयर कितना है? 2/5। तो न्यू शेयर अब कितना है? ए बी सी का 3/10 रेशो 3/10 रेशो 2/5। अभी 2/5 है, सबके अपॉन में 10 है
लेकिन सी के अपोन में 10 नहीं है। अपोन में अगर 10 हो जाए तो बात सीधी सीधी खत्म हो जाएगी। तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सी का शेयर भी अपोन 10 वाला हो जाएगा। फिर तो रेशो सीधा सीधा निकल जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करके 4/10 बन गया, 4/10 बन गया। तो डेनोमिनेटर अगर सबके सेम होंगे तो ऊपर वाला ही रेशो माना जाएगा, 3:3:4। फिर कोई एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा रेशो आ जाएगा। यस अंशिका। सर सी का 2/5 कैसा है? 2/10 आना चाहिए अगर पुरानी रेशो से देखेंगे हम। एक मिनट, ओहो, सी का तो 2/10 है। ये हमने क्या कर दिया, ये तो हमने गड़बड़ कर दी, पूरा ही गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया। दोबारा से करेंगे। सी कह रहा है मेरा तो 2/10 रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा, पहले वाले रहेगा। अब सी को अगर मैं 2/10 दे दूं तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 2/10 माइनस, तो 8/10 आ गया। 8/10 ए और बी इक्वल बात नहीं, क्योंकि ए और बी का इक्वल कह रखा है उन्होंने, इक्वल रेशो कह रखा है, लेकिन एक्चुअल में उनका शेयर कितना है ये तो पता ही नहीं है। तो अब निकल जाएगा न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ बी और न्यू शेयर ऑफ सी, तो हमें पता ही है, ए और बी का निकल जाएगा। 8/10 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, 4/10, 4/10, और सी का तो 2/10 है ही है। तो न्यू रेशो क्या आ गया, 4:4:2, क्योंकि सबके अपॉन में सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर है वही रेशो बन जाते हैं, 4:4:2। लेकिन ये तीनों भी अभी कट रहे हैं, 2:2:1। ये आ गया न्यू शेयर एबीसी का। हमें ओल्ड पता है, हमें न्यू पता है। ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, सैक्रिफाई और गेन आ जाएगा। सैक्रिफाई गेन निकालने के बाद गुडविल की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा गेन और डेबिट होगा, और सैक्रिफाई वाला क्रेडिट होगा। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बस। यस अंशिका। सो पहले का रह गया होगा 100 अच्छा, अब ये हैंड्स डाउन ना करो बेटा, हैंड रेज ही रखो आप, क्योंकि आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट ले लो। 23 कशिश जो 13A भेजा है वो इलस्ट्रेशन है या क्वेश्चन है? बोलो। सर क्वेश्चन है। एससी शर्मा का यस सर, चैप्टर 1। चैप्टर 1। मैंने तो आज चैप्टर आपको गुडविल और चेंज इन रेशो कहा था, और पास्ट की प्रॉब्लम कल के लिए बोली थी। तो जो फंडामेंटल है उसकी प्रॉब्लम कल होगी। मैंने आपको डेट बता रखी है किस दिन क्या क्या होगा, क्योंकि अभी ओके सर। ये जो मैं रिजल्ट में भी बताना है मुझे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ओके। तो 23 अंशिका, 23 में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सर। सर इसमें वैसे हो गया था, पर हमने जब न्यू शेयर निकाला ना तो रिमेनिंग में हमने ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करी थी। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड में खाली एलएम के, सवाल। ओल्ड में खाली एल और एम के, क्योंकि हाँ जी, तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये करा। हाँ, ये बात।
तो इसमें इक्वली हमने डिवाइड करा, पर उन पुरानी रेशो में हमने वो करा था रिमेनिंग को मल्टीप्लाई, तो वो क्यों करा था? पुरानी रेशो में 2:1 है, तो ए और बी का तो 2:2 है ना, इक्वली है, तो अभी 2.4 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इक्वल से ही होगी, मतलब कुल मिला के बाद। क्योंकि इसमें एल और एम का ये नहीं बता रखा कि फ्यूचर में क्या शेयर होगा, तो इसका मतलब फ्यूचर में उनका वही शेयर होगा जो ओल्ड में उनका आपस में है, बस एन का चेंज हुआ है। अब एन का शेयर फ्यूचर में है 1/4, रिमेनिंग निकालेंगे। बेसिकली होता क्या है, ये चैप्टर ना मैं एडमिशन चैप्टर के बाद कराता हूँ, तो उसके बाद ना ये चैप्टर बहुत इजी पड़ता है, तो आपके स्कूल में थोड़ा पहले करा रहे हैं और एकदम सिलेबस रख देते हैं इतना, जैसे बोर्ड के एग्जाम आपके अक्टूबर में हो जाएंगे, तो हमें भी कराना पड़ता है, अदरवाइज इतना फास्ट चलने की नीड नहीं होती। फंडामेंटल के बाद, गुडविल के बाद सीधा हमें एडमिशन करना चाहिए, एडमिशन चैप्टर के बाद हमें ये चैप्टर करना चाहिए, बहुत इजी लगता है। टफ तो अब भी नहीं है, लेकिन खाली एग्जाम टाइम में कर रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है बच्चों को। बट आप लोग सिर्फ सिलेक्टेड करना, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं उनके अलावा ना करो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन को करके दूसरी बार भी प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं में से क्वेश्चन लग जाएंगे, उनके जैसे आएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब रिमेनिंग की मल्टीप्लाई एल और एम में करनी है, जबकि एल एम का न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो उनका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो मान लेंगे, यानी कि 3/4 की मल्टीप्लाई 2/4 में और 3/4 की मल्टीप्लाई 2/4 में कर देंगे, तो ये एल और एम का न्यू रेशो आ जाएगा। अंशिका हो जाएगा? हाँ जी। और किसी की प्रॉब्लम आती है तो हाथों हाथ हैंड रेज कर लेंगे बेटा। (27A) इसमें बताना बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें गुडविल बैलेंस शीट में 1,20,000 दी हुई है और नीचे क्वेश्चन में 1,10,000 दी हुई, वो 1 लाख दी हुई है, तो मतलब इसमें कैसे करेंगे जो गुडविल का ट्रीटमेंट? बैलेंस शीट में है वो तो होती है ओल्ड गुडविल, उसको तो करना है राइट ऑफ, इनकी तरह नहीं करना है, इन्होंने पुराने मेथड से कर रखी है, वो मेथड हमें अब नहीं करना होता। हमें गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसे करना होता है राइट ऑफ, लेकिन इन्होंने क्या बोला, बट दे डिड नॉट वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट्स, यानी कि गुडविल और प्रॉफिट की बुक वैल्यू को अल्टर नहीं करना, चेंज नहीं करना चाहते। अगर चेंज नहीं करना है तो इसका मतलब ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, तो ओल्ड गुडविल को हम इग्नोर कर देंगे। अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो ओल्ड गुडविल में राइट ऑफ करनी ही पड़ती हर हाल में, ठीक है। अब जो नीचे गुडविल दे रखी है वैल्यूड 1 लाख की, उसका सीधा सीधा वही ट्रीटमेंट है, आप सैक्रिफाइस गेन निकालोगे और सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे और एंट्री वही होगी, गेन और डेबिट टू सैक्रिफाइस वाला पार्टनर। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मना कर दिया इसने, वो कहता है गुडविल की वैल्यूज को चेंज नहीं करना, यानी कि जैसी है बैलेंस शीट में वैसी पड़ी रहेगी, उसे राइट ऑफ ना करो। तो फिर इसमें आंसर डिफरेंट नहीं आएगा? नहीं अंदर डिफरेंट नहीं आ रहा, वही आ रहा। आप सैक्रिफाइस गेन निकालो, सैक्रिफाइस गेन में अच्छा इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को भी तो लिया, क्यों लिया? मैंने आपको अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का रूल लिखवा रखा है, 2 रूल लिखवा रखे हैं, एक तो है डिस्ट्रीब्यूट वाला और एक है नॉट चेंज वाला।
जो नॉट चेंज वाला है वो यही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना होता तो इनकी मल्टीप्लाई सैक्रिफाई गेन में करते हैं। तो जब पीएल को भी चेंज नहीं करना तो पीएल की मल्टीप्लाई भी आपको सैक्रिफाई गेन में करनी है, गुडविल की मल्टीप्लाई भी आपको सैक्रिफाई गेन में करनी है। तो पीएल और गुडविल को प्लस कर दो ना फिर, और सीधा एक अमाउंट निकाल दो, फिर बोलते हैं नेट अमाउंट। So 1,70,000 आ जाएगा फिर। जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1,70,000 क्या आएगा? So 1 lakh goodwill और profit and loss 70,000। प्रॉफिट लॉस कितना है? 70,000। और 1 लाख, हाँ तो 170 आएगा। ओल्ड गुडविल को ना छेड़ना, इन्होंने ओल्ड गुडविल को छेड़ रखा है, उसे नहीं छेड़ते कभी भी हम। ओल्ड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, या तो राइट ऑफ करते हैं या राइट ऑफ नहीं करते हैं। वो कभी भी ऐसे सैक्रिफाई गेन में मल्टीप्लाई नहीं होती कभी भी ओल्ड वाले को। तो ये ट्रीटमेंट आपका रॉन्ग है, ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो इससे आपका आंसर सही कह रहे हो आप, अलग ही आएगा। आने दो अलग, आपका आंसर आएगा 17,000। सुमित Yes sir। 17,000 आएगा। ठीक है। So valued goodwill को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं गेन और सैक्रिफाइस में, और उसको राइट ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब उसको दोनों कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैल्यूड गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, सैक्रिफाई गेन में ही एंट्री होती है। ओके सर। ओल्ड गुडविल का भी एक ही ट्रीटमेंट है, उसे सिर्फ राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो नहीं करना, या करना तो राइट ऑफ करना, वो कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन जो पीएल है, जनरल रिजर्व है, इनके ट्रीटमेंट दो दो हैं। या तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड रिजर्व बांट दिया, या इनको सैक्रिफाई गेन में मल्टीप्लाई करते हैं एज पर द कंडीशन, जैसे क्वेश्चन में कंडीशन होगी। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब कंडीशन ये है कि चेंज अगर नहीं करना है तो उसे राइट ऑफ, मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको तो फिर सैक्रिफाई गेन में मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। मैं सबसे बोल रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ट्राई करो, सारे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश ना करो। अभी शार्डन वाले जो चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो कर रहे हैं, ये बिल्कुल टेम्परेरी कर रहे हैं, ये चैप्टर ऐसे नहीं होता। रिकॉर्डेड में इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि इससे पहले जब मैंने वो रिकॉर्ड की थी तो लास्ट ईयर मैंने चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो से पहले एडमिशन चैप्टर पढ़ा दिया था। एडमिशन चैप्टर इसका बाप है, उसमें ये सब चीजें कवर्ड है, ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए वो थोड़ा फास्ट जा रहा है। जब मैं चेंज इन रेशियो चैप्टर आपको कराऊंगा तो बिल्कुल आपका नया एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। फिलहाल तो काम चलाने के लिए हम कर रहे हैं, बेसिकली बात यह है। सर 30 में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वो आज आप कराओगे? हाँ 30, मैं तो रिवेल का कंसेप्ट बता रहा हूँ सर। Revaluation of assets and reassessment of liabilities। ये क्या चीज होती है? देखो, जब कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, या मैं चलो एक फर्म की रेशो चेंज होती है, मतलब पार्टनर्स आपस में अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं, रेशो में चेंज आता है। अगर रेशो में चेंज आता है तो ये एक एग्रीमेंट होता है कि हम अपनी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को एक बार जांचेंगे, क्या वो वैल्यू सही है या नहीं है। जांचने के बाद, एनालाइज करने के बाद, टेस्टिंग करवाने के बाद अगर हमें पता चलता है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू पहले से डाउन हो गई, जैसे कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगना था और हमने नहीं लगाया, तो अब लगाना पड़ेगा, तो फर्नीचर की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। हम सोचे थे बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख है,
लेकिन एनालाइज करके पता चला कि बिल्डिंग की वैल्यू 4,50,000 है, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी डाउन हो गई। तो एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो जाए या लाइबिलिटीज की वैल्यू पहले से बढ़ जाए, तो दोनों ही केस में हमें लॉस है, दोनों ही केस में हमें लॉस है। अगर लॉस होता है तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वो वाली एसेट या वो वाली लायबिलिटी जिसके कारण नुकसान हुआ। ये जर्नल एंट्री बैठेगी बेटा, ये पहला केस है। मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड पेटेंट भी हमारी एसेट है, जैसे कि किसी चीज को बनाने का लाइसेंस हमें मिल गया, पेटेंट राइट मिल गया कि हमारे अलावा उस चीज को कोई बना नहीं सकता, उस फार्मूले को कोई यूज नहीं कर सकता। और वो पेटेंट राइट 1,00,000 रुपए का था हमारे पास, हमने 1,00,000 खर्चा किया था उस पर, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आज लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट हमारी एसेट है और वैल्यूलेस का मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई, उसकी वैल्यू 0 हो गई। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको एसेट के गिरने का। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल और है। मैं देख लूँ। बिल्डिंग जिसकी वैल्यू पहले 10,00,000 थी इज वैल्यूड एट ₹9,40,000, यानी कि 10,00,000 वाली चीज 9,40,000 की हो गई। तीनों ही एग्जांपल एसेट को कम करने के। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अब लायबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, लायबिलिटी बढ़ने का। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹10,000 मोर, क्रेडिटर को 10,000 रुपए और देने हैं, यानी कि हमारे पास पहले से रिकॉर्ड नहीं था, जब हमने खाते देखे अपने अकाउंट चेक किए तो पता चला 10,000 रुपए और देने हमने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये प्रोविजन क्या होता है? जितने भी प्रोविजन और रिजर्व्स होते हैं ये सब लायबिलिटीज होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाले नुकसान, खर्चों
के लिए बनाए जाते हैं, उनमें यूज होने के लिए बनाए जाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड, उसको भी क्रिएट करना है, ठीक है ना, यानी कि बनाना है। तो एक नई लायबिलिटी जनरेट करनी है। लायबिलिटी जनरेट करने का मतलब क्या है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जितने भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये सब एग्जांपल आपके लॉसेस के हैं। इन सब में आपको क्या है, नुकसान है, और नुकसान होगा तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज। एसेट या लायबिलिटी में उसका नाम आएगा जिस एसेट या लायबिलिटी के कारण हमें लॉस हो रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट बताता हूं, उसके ठीक अपोजिट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, तो दोनों ही केसेस में हमें फायदा फील होता है और हम खुश रहते हैं। एंट्री बनेगी वो वाली एसेट या वो वाली लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है। एग्जांपल, बिल्डिंग जो पहले 10 लाख की थी इज वैल्यूड एट 11 लाख। 10 लाख वाली चीज 11 की हो गई, ठीक है। या क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या है, फायदा है, और फायदे में ये एंट्री बनती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, लिख लो फटाफट। फिर जर्नल एंट्री करने के बाद आपको सीखना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। वही पर्टिकुलर अमाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, सब कुछ सेम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में वो चीज आएंगी जो हमारी लॉस है, एसेट कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चलना। इधर आएंगी एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, या अनरिकॉर्डेड एसेट का पता लगाना। ऐसे एसेट का पता चला जो हमारे पास, जिसका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था। इधर तो सारे फायदे होंगे और इधर सारे नुकसान होंगे। फायदे नुकसान को कंपैरिजन करेंगे। तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और जितने पार्टनर्स होंगे बढ़ते हैं। कोई छोड़ दो, जितने पार्टनर्स होंगे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो। और अगर लॉसेस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो। ये बनता है रिवैल्यूएशन का अकाउंट, और ये उसका एक बेसिक कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन का।
पहले तो आपको रिवर्जन की एंट्री और अकाउंट बनाना आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसकी दो कंडीशन क्या है। तो इसलिए इसका रिमेनिंग लेक्चर तो बच्चा वक्त कल हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको काम बता दूं कि इसमें क्या क्या करना है रिवर्जन में। और सारी दिन कल ऐसा करेंगे, आज मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे शाम को 7 बजे के बाद। कल हो सकता है मैं आपका टाइम चेंज कर दूं और थोड़ा टाइम बढ़ा दूं, कि चेंज इन एचओ भी कराना है और फंडामेंटल की प्रॉब्लम भी लेनी है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो मैं कोई और इलस्ट्रेशन जिसमें रिजल्शन हो, पेज नंबर 2.32, पेज नंबर 2.32 पर इसका कंसेप्ट स्टार्ट है, रिजल्शन का कंसेप्ट ना स्टार्ट है एस सी शर्मा में। तो यहाँ से इसको रीडिंग करेंगे, स्पेसिमेन भी देख फॉर्मेट दे रखा है, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही लिखा है, आप दोबारा दोबारा पढ़ेंगे जरूर इसको, बिकॉज़ वी हैव लेसर टाइम। 28 इलस्ट्रेशन, 29 इलस्ट्रेशन और 38, 28, 29 एंड 38, ये 3 इलस्ट्रेशन करने हैं और बचा हुआ काम जो आपका पेंडिंग हो किसी भी चैप्टर में वो पूरा कर लेना बेटा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो, और जो सिलेक्टेड दिए हैं वो, उनके अलावा कोई काम ना करना बेटा। ना तो आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है इतना कि एक दिन में हम बहुत सारी चीजें ले लेंगे प्रॉब्लम में। सिलेक्टेड ही करने हैं और फालतू काम नहीं करना है, ठीक है? बस इतना ही काम है। बाय बाय।